If I die in a war zone, box me up and send me home. Put my medals on my chest. Tell my mom I did my best. Tell my dad not to bow. He won't get tension from me now. Tell my bro to study perfectly. Key of my bike will be his permanently. Tell my sister not to be upset. Her bro will take a long sleep after sunset. Tell my nation not to cry because I am a soldier born to die. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का ही जज्बा और जुनून होता है हमारे सोल्जर्स का, जो हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देते हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली गवर्नमेंट की अग्निपथ स्कीम आई है, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी दिखी जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अग्निपथ स्कीम क्या है, यहाँ पर क्यों अग्निपथ स्कीम का विरोध हो रहा है, इस स्कीम के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार अग्निपथ स्कीम है क्या। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल 45 से 50 हज़ार सोल्जर्स को रिक्रूट करेगी, जिनको हम अग्निवीर बोलेंगे। इनमें से 25% लोगों को ही कंटिन्यू करने दिया जाएगा 4 साल बाद, जिनको फिर 15 साल के लिए परमानेंट कमीशन मिलेगा। यहाँ पर कौन कौन इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर एज क्राइटेरिया दिया गया है। 17.5 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। साल में 2 बार अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती निकाली जाएगी। यहाँ पर अब ये चेंज देखा जाएगा कि पहले जब रिक्रूटमेंट रेजिमेंट के हिसाब से होता था, अब उसको हटा दिया जाएगा और अब ऑल इंडिया ऑल क्लास के बेसिस पर भर्ती की जाएगी इंडियन आर्मी में। यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड 6 महीने का है और 3.5 साल की आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो कुल मिला के ये होते हैं 4 साल। यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 30,000 रखी गई है और साथ में यहाँ पर हर साल सैलरी बढ़ने का भी प्रावधान है। दूसरे साल सैलरी 33,000 हो जाएगी, तीसरे साल सैलरी 36,500 हो जाएगी और चौथे साल सैलरी 40,000 हो जाएगी। यहाँ पर हर महीने 70% सैलरी इन हैंड आया करेगी सोल्जर्स के पास और 30% सैलरी सेवा निधि के लिए काट ली जाएगी। ये सेवा निधि के लिए जो सैलरी कट रही है वो आखिरी में आपको आपकी सर्विस के 4 साल बाद मिलेगी, जहाँ पर जितनी सैलरी आपकी कटी है इन 4 सालों में उतना ही कंट्रीब्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कुल मिलाकर 4 साल बाद 11,71,000 रुपये आपको सेवा निधि के फॉर्म में दिए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम और भी बेनिफिट्स की बात करें तो 4 साल के लिए 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा और यहाँ पर अगर किसी भी अग्निवीर की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाता है, तो 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उसकी फैमिली को और साथ में जो उसका बचा हुआ टर्म था उतनी सैलरी भी उसकी फैमिली को दी जाएगी। तो ये है अग्निपथ स्कीम। फ्रेंड्स, अग्निपथ स्कीम को गवर्नमेंट ने बहुत ही जोश के साथ इंट्रोड्यूस किया था। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करते वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और उनके साथ साथ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स भी मौजूद थे। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करते वक्त उन्होंने इसके बारे में कुछ बातें बताई, स्कीम के फेवर में कुछ पॉइंट्स को रेज किया। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर पहला आर्गूमेंट यह दिया गया है कि अग्निपथ स्कीम की वजह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस काफ़ी यंग हो जाएगी। यहाँ पर एवरेज एज जो सोल्जर्स की इस वक्त 32 ईयर्स है, वो हमको आने वाले 5-6 सालों में 26 ईयर देखने को मिलेगी। इस स्कीम से हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट बेस भी काफ़ी बढ़ेगा, क्योंकि अब जो भर्तियाँ निकलेंगी वो ऑल इंडिया ऑल क्लास बेसिस पर निकलेंगी। जो पहले भर्ती का फॉर्मेट था, जहाँ पर सेना में भर्ती रेजिमेंट के हिसाब से होती थी, जैसे कि फ्रेंड्स हम एग्जांपल लेते हैं गोरखा रेजिमेंट का, वहाँ पर स्पेसिफिकली गोरखा कम्युनिटी को ध्यान में रखकर क्राइटेरिया बनाए गए थे उनको सेना में भर्ती करने के लिए। इसी तरह हम देखते हैं इंडियन आर्मी में बहुत सारी रेजिमेंट हैं जिनमें भर्ती के लिए कुछ स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी होती है और उसके आधार पर ही सेना में भर्ती की जाती है। तो यहाँ पर अब वो क्राइटेरिया चला गया है, इसलिए बोला जा रहा है कि रिक्रूटमेंट बेस काफ़ी बढ़ जाएगा। यहाँ पर यह पॉइंट भी उठाया गया है कि काफ़ी यंग सोल्जर्स इंडियन आर्मी में आएंगे, जिसकी वजह से हमको फ्यूचर रेडी सोल्जर्स बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा एडवांटेज है गवर्नमेंट के लिए वो ये है कि अग्निपथ स्कीम से गवर्नमेंट का जो डिफेंस पेंशन बिल है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर हम एक छोटा सा डाटा देखते हैं इसको समझने के लिए। 2020 से अगर हम बात करें तो 3.3 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सिर्फ पेंशन देने में खर्च किए हैं और यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के बाद गवर्नमेंट को
हर एक सिपाही पर 11.5 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि यहाँ पर अग्निपथ स्कीम में अग्निवीरों को पेंशन देने का प्रावधान नहीं है। इसी के साथ फ्रेंड्स 4 साल बाद अग्निवीरों को क्या फ़ायदा होगा, ये पॉइंट भी उठाए गए। यहाँ पर ये बोला गया कि हर अग्निवीर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा उनकी स्किल का और उनके क्रेडिट्स का। यहाँ पर 11,71,000 रुपये की सेवा निधि दी जाएगी, जो कि टैक्स फ्री रहेगी, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पर हर अग्निवीर के पास आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने का एक्सपीरियंस मिलेगा उनको, इसलिए उनको पैरामिलिट्री फोर्स में और दूसरे जो गवर्नमेंट के विभाग हैं जहाँ पर ऐसे पदों पर नियुक्ति होती है, वहाँ पर अग्निवीरों को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो अग्निपथ स्कीम के फेवर में उठाए जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या इशू है जिस वजह से हम देखते हैं कि इस स्कीम के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट उठाया गया है कि अग्निपथ स्कीम से मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, उन पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अग्निवीर सिर्फ 4 साल के लिए सर्विस देने वाले हैं। तो क्या इन 4 सालों में स्किल इतनी अच्छी डेवलप हो पाएगी, और क्या वो जो अनुभवी सेना के हमारे फोर्सेस के उनको रिप्लेस कर पाएंगे, इस बात को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इसी बात को देखते हुए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल PR शंकर, जो फॉर्मर डायरेक्टर भी रहे हैं जनरल आर्टिलरी के, उन्होंने ये बोला है कि ये स्कीम एक किंडरगार्टन आर्मी की तरह है। यहाँ पर दूसरा इशू इस बात को लेकर उठाया गया है कि अब जो ऑल इंडिया ऑल क्लास के बेसिस पर रिक्रूटमेंट होगा, वो कहीं ना कहीं जो संस्था से जुड़ी मेमोरी है, यादें हैं, उनको कम करता है। इस बात को लेकर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तेज सप्रू जी ने ये बोला कि यहाँ पर हमको गोरखा रेजिमेंट के पर्सपेक्टिव से इसको समझना चाहिए। यहाँ पर गोरखा रेजिमेंट इंडिया और नेपाल के बीच एक अच्छे संबंधों में भी मदद करती है, और यहाँ पर जब हम ये चेंजेस करेंगे तो जो लोकल लोग हैं, जो लोकल रेजिमेंट्स हैं, और यहाँ पर जो हर रेजिमेंट की एक यूनिकनेस है, एक स्ट्रेंथ है और एक आइडेंटिटी है लोगों के बीच, उस पर बुरा असर पड़ेगा। यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा इशू ये भी है कि बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, और उनमें से अधिकतर लोग अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, और यहाँ पर उनकी ये आशा होती है कि वो सेना के लिए लॉन्ग टर्म सर्विस दें, ताकि उनके पास सिक्योरिटी रहे जॉब की, और एक लंबे समय तक वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएँ इस सर्विस से। इस उम्मीद से इंडिया में लाखों करोड़ों लोग आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी करते हैं, और यहाँ पर 2 साल से गवर्नमेंट ने जवानों की भर्ती पर रोक लगा के रखी थी कोविड की वजह से। और यहाँ पर अब एक और इशू ये खड़ा होता है कि 2 साल के गैप की वजह से बहुत सारे एक्सपीरियंस यहाँ पर ओवर एज हो गए, और उन लोगों के लिए अग्निपथ स्कीम में कोई भी बात नहीं कही गई है। इस बात को लेकर भी हम देखते हैं कि युवाओं में आक्रोश है। यहाँ पर एक और जो सबसे बड़ा इशू है वो है बजट का। अगर हम पूरे डिफेंस बजट की बात करें तो उसमें से 19% बजट पेंशन के लिए जाता था 12-13 में, मगर 26% बजट अब पेंशन के लिए जाता है 2019-2020 में। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पेंशन पर बढ़ती चली जा रही है। 1/4 से ज़्यादा डिफेंस बजट पेंशन में खर्च होता है। यहाँ पर जो पेंशन पेमेंट में बढ़ोतरी हो रही है, इसको बोला जाता है पेंशन ट्रैप, और यहाँ पर क्रिटिक्स का कहना है कि गवर्नमेंट इस पेंशन ट्रैप से बचना चाहती है, इसलिए वो अग्निपथ स्कीम लेकर आई है। मगर यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इतना बड़ा पेंशन ट्रैप होने की वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट खर्च कर सकती है मिलिट्री को रिफॉर्म करने में, मॉडर्नाइज करने में, यहाँ पर जो बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होना चाहिए जिससे हमारी रिसोर्सेज बढ़ें, वो कम पड़ जाती हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा हिस्सा पेंशन में खर्च कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ी समस्या इस वक्त यही है, जिस वजह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्टेप ली है। इस बात के बारे में सीनियर आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल यश मोर ने ट्वीट किया और बोला कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आर्म्ड फोर्सेस को नहीं देखना चाहिए। आर्मी की लाइफ को और कैरियर को हम सिर्फ मनी के बेसिस पर जज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमको ये बात समझना चाहिए कि देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए जब आर्मी के ऊपर खर्चा होता है तो उस चीज़ को हम सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। यहाँ पर हमको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हमारे जवानों के पास पूरी फैसिलिटी हो, ताकि वो हर सिचुएशन का अच्छे से सामना कर सकें। यहाँ पर यह बात भी उठाई गई है कि अग्निपथ स्कीम एक अनटेस्टेड स्कीम है। यहाँ पर फ्यूचर में इसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिल भी सकते हैं, क्योंकि ये उसका पहला वर्जन है। इसलिए यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि अग्निपथ स्कीम को एक साथ ऑल इंडिया लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए था, इसको पायलट बेसिस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था।
यानी कि इसको एक छोटे भाग में इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए था और उसके बाद ही इसको पूरे ऑल इंडिया लेवल पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। यहाँ पर इंडिया के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त वो है चाइना। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमको इंडिया चाइना के बीच हाई इंटेंसिटी और छोटे छोटे युद्ध देखने को मिल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इंडिया को ज़रूरत है कि वो सुपीरियर टेक्नोलॉजीज़ पर काम करे। इसलिए इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हमको रिफॉर्म की और मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, मगर यहाँ पर हम किस कीमत पर रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन चाहते हैं ये बात सोचने वाली है। हर कंट्री के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर वो मोटिवेशन रहे, वो फायर रहे, जिसके ज़रिए वो अपने देश की सेवा कर सकें। इसलिए यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि इस इशू को पॉलिटिकल ना बनाया जाए और यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट को लेकर ही बात की जाए और डिसीजन लिए जाएँ। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।